हेलो दोस्तों, आप सभी लोगों का जेके एकेडमी 563 में स्वागत है। आज हम भूगोल के अंतर्गत भारत की प्रमुख नदियों को डिस्कस करेंगे और नदियों को डिस्कस करने के बाद विभिन्न परीक्षाओं में पूछे गए क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे। और ये भूगोल के अंतर्गत हमारा 10वां वीडियो है जो विभिन्न परीक्षाओं में जैसे यूपीएसआई, एसएससी, एनटीपीसी, सीबीटी 2, यूपी ट्रिपल एससी और अदर एग्ज़ाम के लिए बहुत बहुत इम्पॉर्टेंट है। हर एग्ज़ाम में एक दो क्वेश्चन इस भाग से ज़रूर आता है। आप सभी लोग यह वीडियो पूरा देखें और एमसीक्यू भी लगाएं, जिसमें हम 20 क्वेश्चन का सीरीज लेके आए हुए हैं। आइए चलिए हम डिस्कस करते हैं भारत की नदियों को। भारत के अपवाह तंत्र। नदी भूतल पर प्रवाहित एवं जलधारा है जिसका स्रोत प्रायः कोई झील, हिमनद, झरना या बारिश का पानी होता है तथा किसी सागर अथवा झील में जाकर यह गिरती है। नदी शब्द संस्कृत के नद से आया हुआ है। नदी शब्द जो है किस संस्कृत के नद से आया हुआ है। नदी दो प्रकार की होती है, सदा नीरा या बरसाती। नदियाँ जो हैं दो प्रकार की होती हैं, एक सदा नीरा जो हमेशा पानी से भरा रहता है, एक बरसाती जो होती हैं जो बरसात के मौसम में ही पानी दिखाई देता है। सदा नीरा नदियों का स्रोत झील, झरना, हिमनद होता है और वर्ष भर जलपूर्ण रहती है, जबकि बरसाती नदियाँ बरसात में पानी पर निर्भर रहती हैं। जैसे गंगा, यमुना, कावेरी, ब्रह्मपुत्र आदि सदा नीरा नदियाँ हैं। भारत की नदियों का देश के आर्थिक एवं सांस्कृतिक विकास में प्राचीन काल से ही महत्वपूर्ण योगदान रहा है। सिंधु तथा गंगा नदियों की घाटियों में ही विश्व की सर्वाधिक प्राचीन सभ्यता जैसे सिंधु सभ्यता, आर्य सभ्यता आविर्भाव हुआ है। आज भी देश में सर्वाधिक जनसंख्या एवं कृषि संकेंद्रण नदी घाटी क्षेत्र में ही पाया जाता है। प्राचीन काल में व्यापारिक एवं यातायात की सुविधा के कारण देश के अधिकांश नगर नदियों के किनारे ही विकसित हुए थे तथा आज भी देश के लगभग सभी धार्मिक स्थल किसी न किसी नदी के किनारे ही है। नदियों के देश कहे जाने वाले भारत को मुख्यतः हिमालय से निकलने वाली नदी जैसे सिंधु, गंगा, ब्रह्मपुत्र या प्रायद्वीपीय नदियाँ नर्मदा, कावेरी और महानदी है। चलिए ये शुरू करते हैं। हिमालय से निकलने वाली नदियाँ। हिमालय से निकलने वाली नदियाँ बर्फ़ और ग्लेशियर हिमानी के पिघलने से बनती हैं, अतः इनमें पूरे वर्ष के दौरान निरंतर प्रवाह बना रहता है। हिमालय की नदियों के बेसिन बहुत बड़े हैं एवं उनके जल ग्रहण क्षेत्र सैकड़ों हजार वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है। हिमालय की नदियों को 3 प्रमुख नदी तंत्र में विभाजित किया गया है। कितने नदी प्रमुख तंत्र में? 3 प्रमुख नदी तंत्र में विभाजित किया गया ना। पहला है सिंधु नदी तंत्र, दूसरा है गंगा नदी तंत्र, तीसरा है ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र। हिमालय से निकलने वाली नदियों को 3 प्रमुख नदियों तंत्रों में विभाजित किया है। पहला है सिंधु नदी तंत्र, दूसरा है गंगा नदी तंत्र, तीसरा है ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र। इन तीनों नदी तंत्रों का विकास एक अत्यंत विशाल नदी से हुआ जिसे शिवालिक या हिंद ब्रह्म नदी भी कहा जाता है। यह नदी ओसम से पंजाब तक बहती है। प्लीस्टोसीन काल में जब पोटवार पठार का उत्थान हुआ तो यह नदी छिन्न भिन्न हो गई और वर्तमान में 3 नदी तंत्रों में बट गए। इस संबंध में भूगर्भ वैज्ञानिकों के मत एक नहीं है। तो आइए चलिए हम शुरू करते हैं। जो 3 नदी तंत्र में बना, पहला है सिंधु नदी तंत्र। सिंधु नदी तंत्र यही है, ये हमारा सिंधु नदी गया है।
इसी में आके झेलम नदी, चेनाब नदी, रावी नदी, ब्यास नदी, सतलज नदी जो है मिलती हैं। चलिए इसको हम अच्छे से पढ़ते हैं। सिंधु नदी, इसके अंतर्गत सिंधु एवं उसकी सहायक नदियां सम्मिलित हैं। सिंधु तिब्बत के मानसरोवर झील के निकट चेमायुंगडुंग ग्लेशियर से निकलती है। सिंधु नदी जो है मानसरोवर झील के निकट चेमायुंगडुंग ग्लेशियर से निकलती है और 2880 किलोमीटर लंबी है। भारत में इसकी लंबाई 1114 किलोमीटर, पाक अधिकृत सहित केवल भारत में 709 किलोमीटर है। जो पाकिस्तान द्वारा भारत का अधिग्रहण कर लिया गया है उसको लेकर ये 1114 किलोमीटर है और केवल भारत में 709 किलोमीटर है। इसका जल संग्रहण क्षेत्र 11.65 लाख वर्ग किलोमीटर है सिंधु नदी का। सिंधु नदी की सहायक नदियाँ कौन कौन सी हैं? दाईं ओर से मिलने वाली, सिंधु नदी में दाईं ओर से मिलने वाली और बाईं ओर से मिलने वाले ये ऐसे नदियाँ बहुत पूछे जाते हैं। पीसीएस आरओ में इस तरीके से क्वेश्चन पूछा जाता है कि कौन सी बाईं ओर से नदियाँ आके मिली है, कौन सी दाईं ओर से नदियाँ आके मिली हैं। तो दाईं ओर से मिलने वाली नदियाँ श्योक, काबुल, कुर्रम, गोमल, ये जो है नदियाँ सिंधु की सहायक नदी हैं, दाईं ओर से मिलने वाली हैं। बाईं ओर से मिलने वाली नदियाँ कौन कौन से हैं? सतलज, ब्यास, रावी, चिनाब एवं झेलम संयुक्त धारा तथा जास्कर, स्यांग, सिगार, गिलगिट, ये जो है बाईं ओर से आकर मिलने वाली नदियाँ हैं। 1960 में हुए सिंधु जल समझौता, भारत और पाकिस्तान के बीच 1960 में हुए सिंधु जल समझौता के अंतर्गत भारत सिंधु व उसकी सहायक नदियों में झेलम और चिनाब का 20% जल उपयोग कर सकता है, जबकि सतलज और रावी का 80% जल उपयोग कर सकता है। जब 1960 में सिंधु जल समझौता हुआ था उसमें भारत और पाकिस्तान के बीच समझौता हुआ था। जो झेलम और चेनाब का जो जल है उसका 20% जल और सतलज और रावी का 80% जल जो है भारत उपयोग करेगा। इसके बाद जितना जल बचेगा वो पाकिस्तान जो है उपयोग इसका करेगा। सिंधु नदी भारत से होकर तत्पश्चात पाकिस्तान से ही होकर और अंत में कराची के निकट अरब सागर में मिल जाती है। झेलम नदी, झेलम नदी है यह पीर पंजाल पर्वत श्रेणी में शेषनाग झील के पास वेरीनाग झरने से निकलती है और बहती हुई बूलर झील में मिलती है और अंत में चिनाब नदी में जाकर यह मिल जाती है। जो झेलम नदी है वह पीर पंजाल पर्वत श्रेणी के शेषनाग झील के पास वेरीनाग झरने से निकलती है और बहती हुई बूलर झील में मिलती है और अंत में चिनाब नदी में आकर मिल जाती है। इसकी सहायक नदी किशन गंगा है। झेलम की सहायक नदी किशन गंगा है जिसे पाकिस्तान में नीलम कहा जाता है। श्रीनगर जो है इसी झेलम नदी के किनारे बसा है। कभी कभी पूछ देता श्रीनगर किस नदी के किनारे बसा है, तो यह झेलम नदी के किनारे बसा है। श्रीनगर में इस पर शिकार या बजरे अधिक चलन पाए जाते हैं। आ जाते हैं चिनाब नदी के बारे में। यह नदी सिंधु नदी की सबसे बड़ी सहायक नदी है। चिनाब नदी जो है सिंधु नदी की सबसे बड़ी सहायक नदी है जो हिमाचल प्रदेश में चंद्रभागा कहलाती है। यह नदी लाहुल में बाड़ा लाचा दर्रे के दोनों ओर से
चंद्र और भागा नामक दो नदियों के रूप में निकलती है, जो है आके वो दोनों मिल जाते हैं, जो चंद्रभागा नदी के नाम से कहलाते। आगे चल के वह चिनाब नदी के नाम से कहलाते, फिर वह सिंधु नदी में मिल जाती है। तो आते हैं अब रावी नदी। रावी नदी इस नदी का उद्गम स्थल हिमाचल प्रदेश के कांडला जिले के रोहतांग दर्रे के समीप है। यह पंजाब की 5 नदियों में सबसे छोटी है। रावी नदी पंजाब में 5 नदियों की सबसे छोटी नदी है। उसके बाद आते हैं ब्यास नदी। इसका उद्गम स्थल भी हिमाचल प्रदेश के कांडला जिले के रोहतांग दर्रे के निकट ब्यास कुंड से हुआ था, जिसका इसी के नाम पे ब्यास नदी पड़ा है। यह सतलज की सहायक नदी है। यह कपूरथला के निकट हरिके नामक स्थान पर सिंधु में आकर मिल जाती है। यह पूर्ण रूप से भारत में 460 से 470 किलोमीटर बहती है। ब्यास नदी सतलज नदी है। यह तिब्बत में मानसरोवर के निकट राकस ताल से निकलती है और भारत में शिवकिला दर्रे के पास से प्रवेश करती है। भाखड़ा नांगल बांध जो है वह सतलज नदी पर बनाया गया था। बहुत बार एग्जाम में पूछा जाता है भाखड़ा नांगल बांध किस नदी पर बनाया गया है, तो यह सतलज नदी पर बनाया गया है। इस प्रकार हमारा जो है सिंधु नदी तन खत्म होता है। अब आते हैं गंगा नदी तन। तो गंगा नदी उत्तराखंड के उत्तरकाशी जिले के गोमुख के निकट गंगोत्री हिमनद से भागीरथी के रूप में निकलकर देवप्रयाग में अलकनंदा एवं भागीरथी के संगम के बाद संयुक्त धारा गंगा नदी के नाम से जाने जाती है। इलाहाबाद के निकट गंगा से यमुना मिलती है। इसे संगम या प्रयाग कहा जाता है। पश्चिम बंगाल में गंगा 2 धाराओं में बढ़ जाती है। एक धारा हुगली नदी के रूप में अलग होती है, जबकि मुख्य धारा जो है भागीरथी के रूप में आगे जो है बढ़ती है। वहीं ब्रह्मपुत्र नदी बांग्लादेश में जमुना के नाम से भागीरथी गंगा में आकर मिलती है। इनकी संयुक्त धारा को पद्मा कहा जाता है। गंगा और ब्रह्मपुत्र की संयुक्त धारा को पद्मा नाम दिया जाता है। पद्मा नदी में बांग्लादेश में मेघना नदी आकर मिलती है। बाद में गंगा एवं ब्रह्मपुत्र की संयुक्त धारा मेघना में मिलने के बाद मेघना के नाम से आगे बढ़ती है और छोटी छोटी धाराओं में बंटने के बाद बंगाल की खाड़ी में ये जाकर गिर जाती हैं। गंगा ब्रह्मपुत्र का डेल्टा विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा माना जाता है, जिसका विस्तार हुगली और मेघना नदी के बीच में है। सुंदरी वृक्ष की अधिकता के कारण इसे सुंदरवन का डेल्टा भी कहा जाता है। डेल्टा क्या है? नदी जब सागर या झील में गिरती है तो वेग में कमी के कारण मुहाने पर उनके मलबे या का निक्षेप होने लगता है, जिससे वह विशेष प्रकार के स्थल रूप का निर्माण होता है। गंगा की सहायक नदियाँ क्या कौन कौन सी हैं? ये बाएं ओर से, ये दाएं। ये जो है हमारा बाएं ओर से मिलती है, ये हमारा दाएं ओर से मिलती है। गंगा के राम गंगा है, वरुण है, गोमती है, घाघरा है, गंडक है, बूढ़ी गंगा है, कोसी है, महानदी है, ब्रह्मपुत्र है, मेघना, ये है हमारा गंगा में बाईं ओर से मिलती है। उसके बाद यमुना है, टोंस है, सोन है, हुगली है, ये हमारा जो है दाहिने ओर से मिलती हैं। आइए चलिए इसको पढ़ते हैं। बाईं ओर से मिलने वाली नदियाँ, ये बहुत बार पूछा जाता है पीसीएस जैसे एग्जामों में। गोमती, घाघरा, गंडक, बूढ़ी गंगा, कोसी, महानदी, ब्रह्मपुत्र। और दाईं ओर से मिलने वाली यमुना, टोंस और सोन। उत्तराखंड के सबसे फेमस टूरिस्ट ऋषिकेश में गंगा नदी पर देश का पहला ग्लास
फ्लोर ब्रिज जो है बनाया जाएगा। लक्ष्मण झूला के बराबर में बनने वाले इस ब्रिज का फर्श मजबूत पारदर्शी कांच का होगा। 94 वर्षों से ऋषिकेश की पहचान बने लक्ष्मण झूला को सुरक्षा कारणों से जुलाई 2019 में बंद कर दिया गया था। अब आते हैं यमुना नदी, जो कि गंगा की सबसे बड़ी सहायक नदी है। यह गंगा की सबसे लंबी 1370 किलोमीटर सहायक नदी है। यह बंदर पुंछ श्रेणी पर स्थित यमुनोत्री हिमनद से निकलती है। इसकी सहायक नदियों में है हिंडन, ऋषिगंगा, चंबल, बेतवा, केन और सिंध। ये जो है यमुना की प्रमुख सहायक नदी है। ये हमारा गंगा नदी का मानचित्र है, जो कैसे कैसे आके गंगा नदी जो है बनती है। अब आते हैं रामगंगा। यह नैनीताल से निकलकर कन्नौज के समीप गंगा में आकर मिलती है। रामगंगा गोमती, यह उत्तर प्रदेश के पीलीभीत जनपद से निकलती है और गाजीपुर के निकट आकर गंगा में मिल जाती है, जिसके किनारे लखनऊ, जौनपुर, गाजीपुर जो है बसा हुआ है। घाघरा को सरयू भी कहा जाता है। यह नेपाल के मपसा तुंग हिमनद से निकलती है और बिहार के छपरा के निकट गंगा में मिलती है। इसकी सहायक नदी हैं राप्ती और शारदा। घाघरा या सरयू नदी के किनारे अयोध्या बसा है, फैजाबाद बसा है, बलिया जो है ये जो है सरयू अथवा घाघरा नदी के किनारे बसा है। गंडक नदी नेपाल के शिलीग्रामी नदी नाम से जानी जाती है। भारत में पटना के निकट आकर गंगा में यह नदी मिलती है। कोसी नदी 7 धाराओं से मुख्य धारा अरुण नाम से माउंट एवरेस्ट के पास गोसाईनाथ चोटी से निकलती है। कोसी नदी भागलपुर जनपद में गंगा में आकर मिल जाती है। बार बार अपना रास्ता बदलने अथवा बाढ़ लाने के कारण इसे बिहार का शोक भी कहा जाता है। कोसी नदी को हुगली नदी पश्चिम बंगाल में गंगा का वितरिका के रूप में इसका उद्गम हुआ है। बंगाल की खाड़ी में यह जाकर गिरती है। तमसा अथवा दक्षिणी टोंस नदी कैमूर की पहाड़ियों से निकलकर इलाहाबाद से आगे गंगा नदी में जाकर यह मिल जाती है। सोन नदी अमरकंटक की पहाड़ियों से निकलकर पटना से पहले गंगा नदी में जाकर मिल जाती हैं। यमुना की सहायक नदियाँ कौन कौन सी हैं? चंबल, यह मध्य प्रदेश के महू इंदौर के समीप स्थित जानापाव पहाड़ी से निकलती है और इटावा के समीप जो है यमुना नदी में मिल जाती है। चंबल की सहायक नदी है बनास, पार्वती, काली सिंधी, क्षिप्रा। ये जो है चंबल की सहायक नदियां हैं। सिंध नदी है, यह गुना जिले के सिरोज तहसील के पास से निकलती है। बेतवा नदी है, यह मध्य प्रदेश के रायसेन जिले में विंध्य पर्वतमाला से निकलती है। हमीरपुर के निकट यह जाकर यमुना में मिल जाती है। केन नदी है, यह मध्य प्रदेश के सतना जिले में कैमूर की पहाड़ी से निकलती है एवं बांदा के निकट यमुना में जाकर मिल जाती है। चंबल की सहायक नदी कौन कौन सी है? बनास है, बनास अरावली श्रेणी के खमनौर पहाड़ी से निकली है एवं चंबल नदी में मिल जाती है। क्षिप्रा नदी, यह इंदौर के निकट काकरी पहाड़ी से निकलती है एवं चंबल में मिल जाती है। उज्जैन जो है क्षिप्रा के तट पर महाकाल का मंदिर है, जो 12 वर्षों में कुंभ मेला जो है लगता है। जैसे प्रयागराज में कुंभ मेला लगता है, उसी प्रकार क्षिप्रा नदी पर उज्जैन में मेला लगता है। काली सिंधी, काली सिंधी मध्य प्रदेश के देवास जिले के बागली गांव के बिंद पहाड़ी से निकली है, चंबल नदी में जाकर मिल जाती है।
पार्वती नदी, यह नदी मध्य प्रदेश के विंध्य श्रेणी से निकलती है जो राजस्थान में चंबल नदी में जाकर मिल जाती है। ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र, हमने सिंधु नदी तंत्र पढ़ लिया, गंगा नदी तंत्र पढ़ लिया, अब आते हैं ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र। ब्रह्मपुत्र नदी का उद्गम तिब्बत के मानसरोवर झील के निकट आंगसी हिमनद से हुआ है। तिब्बत में ब्रह्मपुत्र नदी सांगपो के नाम से जानी जाती है। यह नामचा बरवा पर्वत शिखर के निकट अरुणाचल प्रदेश में प्रवेश करती है। किसके निकट? नामचा बरवा पर्वत के निकट प्रवेश करती है तथा इसका नाम दिहांग होता है। बाद में इसकी दो सहायक नदियां दिवांग और लोहित, सिंधु नदी की दो सहायक नदियां दिवांग और लोहित के मिलने के बाद यह ब्रह्मपुत्र के नाम से जाना जाता है। बांग्लादेश में ब्रह्मपुत्र को जमुना नाम से जाना जाता है। तीस्ता नदी ब्रह्मपुत्र से बांग्लादेश में मिलती है। इसके बाद ब्रह्मपुत्र पद्मा अथवा गंगा में मिल जाती है। ब्रह्मपुत्र की सहायक नदी कौन कौन सी हैं? दाईं ओर और बाईं ओर से मिलने वाली। दाईं ओर से मिलने वाली नदियां हैं सुबनसिरी, कामेंग, मानस, संकोच, तीस्ता। ये जो है हमारा दाईं ओर से मिलने वाली है। बाईं ओर से मिलने वाली नदियां हैं लोहित, दिवांग, धनसिरी, कालांग। ये हमारा ब्रह्मपुत्र की बाईं ओर से मिलने वाली नदियां हैं। असम घाटी में ब्रह्मपुत्र नदी के गुफित होने से मांजुली द्वीप का निर्माण होता है। असम में ब्रह्मपुत्र नदी, ये बहुत बार पूछा जाता है। भारत में बहने के अनुसार सबसे लंबी नदी गंगा है। भारत में प्रवाहित होने वाली नदियों की कुल लंबाई के आधार पर ब्रह्मपुत्र सबसे लंबी नदी है। ब्रह्मपुत्र जो है भारत की सबसे बड़ी नदी जल की मात्रा के हिसाब से है। गुफित सरिता नदी, यह एक ही नदी या सरिता के उत्पन्न होने वाली लघु उथली अथवा संगठित सरिताओं का जाल। नदी के मुहाने के निकट भूमि का ढाल अत्यंत मद होने पर बड़ी मात्रा में मलबे का जमाव होता है जिससे डेल्टा का निर्माण होता है। इस डेल्टाई भाग में नदी का जल कई शाखाओं अथवा उप शाखाओं में विभक्त हो जाता है। ये जल वितरिकाएँ आगे पुनः कई बार मिल जाती हैं अथवा पृथक हो जाती हैं। इस प्रकार छोटी छोटी सरिताएँ एक दूसरे से गुथी हुई होती हैं और उथली होती हैं। इस प्रकार अब आ जाते हैं हमारा प्रायद्वीपीय अपवाद तंत्र। भारतीय प्रायद्वीप के अनेक नदियाँ प्रवाहित हैं। मैदानी भाग की नदियों की अपेक्षा प्रायद्वीपीय भारत की नदियाँ का आकार जो है छोटी है। यहाँ की नदियाँ अधिकांशतः मौसमी और वर्षा पर आश्रित होती हैं। वर्षा ऋतु में इन नदियों का जल स्तर में वृद्धि हो जाती है, पर शुष्क ऋतु में इसका जल स्तर काफ़ी कम हो जाता है। इस क्षेत्र की नदियाँ कम गहरी हैं, परंतु इस नदियों की घाटियाँ चौड़ी हैं और इनकी अपर्दन क्षमता लगभग समाप्त हो चुकी है। यहाँ की अधिकांश नदियाँ बंगाल की खाड़ी में गिरती हैं, कुछ नदियाँ अरब सागर में गिरती हैं और कुछ नदियाँ गंगा यमुना में जाकर मिल जाती हैं। प्रायद्वीपीय क्षेत्र की कुछ नदियाँ अरावली तथा मध्यवर्ती पहाड़ी प्रदेश से निकलकर कच्छ के रण या खंभात की खाड़ी में गिरती है। ये नदियाँ दो भागों में विभक्त होती हैं। अरब सागर में गिरने वाली नदियाँ, बंगाल की खाड़ी में गिरने वाली नदियाँ। अरब सागर में गिरने वाली नदियाँ कौन कौन से हैं? एक हो गया साबरमती, माही, नर्मदा, ताप्ती, मांडवी, जवारी,
शरावती, गंगावेली, पेरियार और भरतपुजा, ये जो है अरब सागर में गिरती है। आइए इसको हम पढ़ते हैं। भादर नदी, यह गुजरात के राजकोट से निकलकर अरब सागर में गिरती है। सतरंजी नदी गुजरात के अमरेली जिले से निकलकर खंभात की खाड़ी में गिरती है। साबरमती नदी, यह उदयपुर राजस्थान के निकट अरावली पर्वतमाला से निकलती है एवं गुजरात होते हुए खंभात की खाड़ी में अपना जल गिरा देती है। माही नदी मध्य प्रदेश के धार जिले के विंध्याचल पर्वत से निकलती है। इसका प्रवाह मध्य प्रदेश, राजस्थान और गुजरात राज्यों में है। इसकी सहायक नदियाँ सोम अथवा जाखम है। यह खंभात की खाड़ी में अपना जल जो है गिरा देती है। इसके बाद आते हैं नर्मदा नदी। नर्मदा नदी मैकाल पर्वत की अमरकंटक चोटी से निकलती है। नर्मदा का प्रवाह क्षेत्र मध्य प्रदेश 87%, गुजरात 11.5%, महाराष्ट्र 1.5% है। नर्मदा विंध्याचल पर्वतमाला अथवा सतपुड़ा पर्वतमाला के बीच भ्रंश घाटी से बहती है। यह अरब सागर में गिरने वाली प्रायद्वीपीय भारत की सबसे बड़ी जो है नदी है नर्मदा नदी। खंभात की खाड़ी में गिरने पर यह ज्वारमुक्त एस्चुरी का निर्माण करती है। सहायक नदी क्या है? तवा, बरनेर, दूधी, शक्कर, हिरन, बरना, कोनार, माचक। मध्य प्रदेश में नर्मदा जयंती पर अमरकंटक में 3 दिन में नर्मदा महोत्सव आयोजित किया जाता है। एस्चुरी या ज्वारमुद्र नदी का जलमग्न मुहाना, जहाँ स्थल से होने वाले जल और सागरी खारे जल का मिलन होता है। इस नदी को तीव्र प्रवाह के कारण जल मलबों की निक्षेप मुहाने पर नहीं होता है तथा नदी जल के साथ मलबा भी समुद्र में गिरा जाता है। उस मुहाना गहरा हो जाता है। ऐसे में मुहाने पर ज्वारमुद्र कहते हैं। ज्वारमुद्र एवं एस्चुरी जो है कहा जाता है। तापी नदी, तापी मध्य प्रदेश के बैतूल जिले के मुल्लाई नामक स्थान से निकलती है। यह जो है सतपुड़ा एवं अजंता की पहाड़ी के बीच भ्रंश घाटी से बहती है। तापी नदी महाराष्ट्र में 79%, मध्य प्रदेश में 15%, गुजरात में 6% जो है बहती है। तापी के मुख्य सहायक नदी कौन सी? नदी पूर्णा है। तापी की मुख्य सहायक नदी पूर्णा है। तापी खंभात की खाड़ी में अपना जल गिराती है एवं एस्चुरी का निर्माण करती है। इसके बाद आते हैं मांडवी नदी। मांडवी नदी कर्नाटक राज्य में पश्चिम घाट पर्वत की भीमगाट झरने से निकलकर पश्चिम दिशा में प्रवाहित होते हुए गोवा राज्य से प्रवाहित होने के बाद अरब सागर में गिरती है। इसी प्रकार मांडवी नदी के किनारे ही गोवा राज्य जो है बसा हुआ है। जुआरी नदी, जुआरी नदी गोवा राज्य के में पश्चिम घाट से निकलकर पश्चिम दिशा में बहते हुए अरब सागर में यह गोवा की सबसे लंबी नदी जो है कहलाती है जुआरी नदी। शरावती नदी, यह नदी कर्नाटक राज्य में पश्चिम घाट पर्वत की अम्बुतीर्थ नामक पहाड़ी से निकलती है और कर्नाटक राज्य में बहते हुए अरब सागर में गिर जाती है। जोंगरसोप्पा इसी नदी पर जोंगरसोप्पा जलप्रपात जो है इसी नदी पर स्थित है। गंगावेली नदी, यह नदी कर्नाटक राज्य में पश्चिम घाट पर्वत से निकलकर कर्नाटक राज्य में बहते हुए अरब सागर में जाकर गिर जाती है। पेरियार नदी,
यह अन्नामलाई पहाड़ी से निकलती है और केरल राज्य में बहते हुए अरब सागर में जाकर गिरती है। यह केरल की दूसरी सबसे लंबी नदी है। इसे केरल की जीवन रेखा भी कहा जाता है। इसका प्रवाह क्षेत्र केरल एवं तमिलनाडु राज्य में है। भरतपुजा नदी, यह अन्नामलाई पहाड़ी से निकलती है। इसका अन्य नाम पोन्नानी है। यह केरल की सबसे लंबी नदी है। इसका प्रवाह क्षेत्र केरल एवं तमिलनाडु में है। पंबा नदी, यह केरल की नदी है एवं वेम्बनाड झील में गिर जाती है। अब आ जाते हैं बंगाल की खाड़ी में गिरने वाली नदी प्रायद्वीपीय भारत की। पहला है हुगली नदी। यह नदी पश्चिम बंगाल में गंगा नदी की वितरिका के रूप में उद्गमित होती है। यह बंगाल की खाड़ी में जल गिराती है। दामोदर नदी, यह छोटा नागपुर पठार पलामू जिला झारखंड में से निकलती है। पूर्व दिशा में बहते हुए बंगाल में हुगली नदी में जाकर मिल जाती है। यह अति प्रदूषित नदी है। यह बंगाल का सोग भी कहा जाता है। दामोदर नदी को बंगाल का सोग भी कहा जाता है। इसका प्रवाह क्षेत्र झारखंड और पश्चिम बंगाल राज्य में है। स्वर्णरेखा नदी, यह नदी रांची के पठार से निकलती है और पश्चिम बंगाल उड़ीसा के बीच सीमा रेखा बनाती है। यह बंगाल की खाड़ी में जाकर गिर जाती है। बैतरणी नदी, यह उड़ीसा के क्योंझर जिले से निकलती है। इसका प्रवाह क्षेत्र उड़ीसा एवं झारखंड राज्य है और यह बंगाल की खाड़ी में अपना जल गिराती है। ब्राह्मणी नदी, इसकी उत्पत्ति उड़ीसा राज्य की कोयल एवं शंख नदियों की धाराओं के मिलन से होता है। यह बंगाल की खाड़ी में अपना जो है जल गिराती है। महानदी, यह महानदी का उद्गम मैकाल पर्वत की सिंघाना पहाड़ी एवं धमतरी जिला छत्तीसगढ़ से होता है। इसका प्रवाह क्षेत्र छत्तीसगढ़ और उड़ीसा राज्य में होता है। यह बंगाल की खाड़ी में अपना जल जो है गिराती है। गोदावरी नदी, यह प्रायद्वीपीय भारत की सबसे लंबी नदी है। गोदावरी नदी का उद्गम नासिक जिले के त्र्यंबक पहाड़ी से होता है। गोदावरी को दक्षिण गंगा अथवा वृद्ध गंगा भी कहा जाता है। गोदावरी महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा, कर्नाटक, पांडिचेरी राज्यों से होकर गुजरती है। गोदावरी की सहायक नदियाँ क्या हैं? दूधना, पूर्णा, पेनगंगा, वेनगंगा, इंद्रावती, सेलूरी, प्राणहिता, मंजीरा दक्षिण से मिलने वाली प्रमुख नदियां हैं। कृष्णा नदी, कृष्णा नदी का उद्गम महाबलेश्वर से होता है। यह प्रायद्वीपीय भारत की दूसरी सबसे लंबी नदी है। यह बंगाल की खाड़ी में डेल्टा बनाती है। यह महाराष्ट्र, कर्नाटक, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश से बहती है। कृष्णा की सहायक नदी कौन कौन से हैं? भीमा, तुंगभद्रा, कोयना, वडला, पंचगंगा, घाटप्रभा, दूधगंगा, मालप्रभा, मूसी, ये सब जो है कृष्णा की सहायक नदी हैं। पेन्नार नदी, यह कर्नाटक के कोलार जिले की नंदीदुर्ग पहाड़ी से निकलती है। उसके बाद आते हैं कावेरी नदी। कावेरी कर्नाटक राज्य के कुर्ग जिले के ब्रह्मगिरी पहाड़ी से निकलती है। दक्षिण भारत की यह एकमात्र नदी है जिसमें वर्ष भर सतरूप में जल प्रवाहित होती है। कावेरी नदी में इसका कारण है कावेरी का ऊपरी जलग्रहण क्षेत्र कर्नाटक दक्षिण पश्चिम मानसून से वर्षा जल प्राप्त करता है, जबकि निचली जलग्रहित क्षेत्र तमिलनाडु उत्तरी पूर्वी मानसून से जल प्राप्त करता है। इसके अपवाह का 56% तमिलनाडु, 41% कर्नाटक, 3% केरल में पड़ता है। कावेरी की सहायक नदी है लक्ष्मण तीर्थ, कंबिनी, स्वर्णवती, भवाती, अमरावती, हिरंगी, हेमवती, सिमसा, अर्कवती,
ये सब जो है कावेरी की सहायक नदी है। वैगई नदी, यह तमिलनाडु के वर्षानद पहाड़ियों से निकलती है। पाक की खाड़ी में अपना जल जो है गिराती है। ताम्रपर्णी नदी, यह तमिलनाडु राज्य में बहती है एवं मन्नार की खाड़ी में अपना जल गिराती है। अंतःस्थलीय नदियाँ, कुछ नदियाँ ऐसी होती हैं जो सागर तक नहीं पहुँचती हैं तथा रास्ते में ही लुप्त हो जाती है, ये अंतःस्थलीय नदियाँ कहलाती हैं। घग्गर, लूनी नदी इसके उदाहरण हैं। घग्गर, घग्गर एक मौसमी नदियाँ हैं जो हिमालय से की निचली ढालों से निकलती हैं और अनूपगढ़ राजस्थान में लुप्त हो जाती है। घग्गर को ही वैदिक काल में सरस्वती माना जाता है। लूनी नदी, लूनी उद्गम स्थल राजस्थान के अजमेर जिले के दक्षिण पश्चिम अरावली पर्वत का अन्ना सागर है। अरावली के समानांतर पश्चिम दिशा में बहती है। यह नदी कच्छ के रण में उत्तर में साहनी कच्छ में समाप्त हो जाती है। इस प्रकार हमने भारत की प्रमुख नदियों को डिटेल से डिस्कस किया। इसके बाद हम भारत के प्रमुख जितने भी विभिन्न परीक्षाओं में क्वेश्चन पूछे गए हैं वो आज इस वीडियो में नहीं डिस्कस करता हूँ, क्योंकि अगर डिस्कस करेंगे तो वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। उसको हम कल जो है एक सीरीज बनाकर भारत की प्रमुख नदियों को लेके आएंगे, 50+ क्वेश्चन को जो विभिन्न परीक्षाओं में बार बार पूछे गए हैं उसको हम पढ़ें। इस वीडियो को 2 से 3 बार देखने के बाद वो जो क्वेश्चन आंसर को सॉल्व करेंगे, उसके बाद कोई भी क्वेश्चन नदियों के से आएगा तो बिल्कुल गलत नहीं होगा। आप सभी लोगों का वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।